एक बार फिर से इतिहास दोहरा रहा है। मोदी सरकार देश की अर्थव्यवस्था और सुरक्षा के लिए एक बड़े प्रोजेक्ट की कल्पना कर रहे हैं और उधर विपक्ष, चाइनीज एजेंट्स, बुद्धिजीवी, एनवायरमेंटलिस्ट सब उसका कड़ा विरोध कर रहे हैं। कुछ समय से सरकार का 90,000 करोड़ का द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट विवादों में घिरा रहा है और मोदी सरकार इस प्रोजेक्ट को स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट और फ्यूचरिस्टिक बता रही है। सरकार का कहना है कि यह प्रोजेक्ट कनेक्टिविटी, ट्रेड, एनर्जी सिक्योरिटी सबको बढ़ावा देगा, चाइना को काउंटर करेगा, इंडो पैसिफिक रीजन में इंडिया की प्रेजेंस को मजबूत करेगा। कईयों का मानना है कि यह इंडिया का ऑल्टरनेटिव टू हांगकांग भी बन सकता है, हमारी इकोनॉमी को फायदा पहुंचा सकता है। उधर निकोबार की जनता के पक्ष में आते हुए राहुल गांधी ने मोर्चा खोल दिया है। कहा है कि मोदी सरकार नेशनल सिक्योरिटी की आड़ में अपने मित्रों को मोटे मोटे कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट हैंड ओवर करना चाहती है, जो ना कि एनवायरमेंट को खत्म कर देगा, साथ ही में ऐसे प्रोजेक्ट्स का फ्यूचर पक्का नहीं है, टैक्स पेयर का पैसा भी बर्बाद हो सकता है। अब इस निकोबार प्रोजेक्ट पर सवाल उठाने वालों पर, विरोध करने वालों को अब सरकार और सरकार के आईटी सेल चाइनीज एजेंट्स कहने लगी है और सरकार इस प्रोजेक्ट पे और तेजी से काम करने लगी है। सवाल है क्यों? देश की सुरक्षा के लिए? क्या सच में हम चाइना को स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में रोक सकते हैं, या किसी और को बेनिफिट पहुंचाने के लिए सरकार इतनी तेजी दिखाने की कोशिश कर रही है? देशभक्त के आज के एपिसोड में समझेंगे क्या है द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट, क्या कंसर्न्स हैं इस प्रोजेक्ट को लेकर ऑपोजिशन के, एनवायरमेंटलिस्ट के, एक्सपर्ट्स के, क्या इनकंसिस्टेंसीज हमें दिखती हैं सरकार के प्रोजेक्ट क्लियरेंस प्रोसेस में, और जब बात स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस की है तो चाइना को यह प्रोजेक्ट कैसे मात दे सकता है, और फाइनली यह फॉर्मूला जो सरकार हमें बेचने की कोशिश कर रही है ये थोड़ा पुराना सा क्यों हो गया है, सुना सुना सा क्यों हो गया है। द ग्रेट निकोबार आइलैंड अंडमान एंड निकोबार आइलैंड का सबसे दक्षिणी हिस्सा है, जहां आपको मिलेंगे ढेर सारे जंगल, रेयर वाइल्ड लाइफ और 2 इंडिजिनस ट्राइब्स। लेकिन अब यहां जबरदस्त बदलाव होने वाला है। मोदी सरकार का यह 90,000 करोड़ का मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, जिसको मंजूरी अब मिल चुकी है, जिसका उद्देश्य होगा कि इस दूर दराज स्थित आइलैंड को एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट हब और स्ट्रेटेजिक डिफेंस आउटपोस्ट में बदल देने का। अब आइडिया पेपर पर बुरा नहीं लगता है। यह प्रोजेक्ट लगभग 165 स्क्वायर किलोमीटर एरिया को कवर करेगा, जो इस आइलैंड का टोटल, अगर आप लैंड मास की बात करें तो उसका 18% बनता है। और यहां बनेगा सिंगापुर जैसा सिटी, स्टेट ऑफ द आर्ट कमर्शियल पोर्ट और मिलिट्री पर्पस साथ में यह सर्व करेगा। सरकार इसे ड्यूअल पर्पस कह रही है। अब एक इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल, एक लार्ज स्केल टाउनशिप, एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट और इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर को बिजली देने के लिए एक गैस और सोलर पावर्ड पावर प्लांट। इस प्रोजेक्ट का केंद्र बिंदु होगा गालाथिया बे में बड़ा सा इंटरनेशनल कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल। यह पानी इतना गहरा है कि यहां दुनिया के सबसे बड़े कंटेनर शिप्स डॉक कर सकते हैं, वो शिप्स जो अभी कोलंबो, सिंगापुर या मलेशिया जाते हैं। क्योंकि इसकी पोजीशनिंग इंटरनेशनल शिपिंग लेन्स के करीब है, सरकार का यह उद्देश्य है कि यह टर्मिनल आने वाले दिनों में 14 मिलियन TEU कार्गो हैंडल करेगा, ग्लोबल ट्रांसशिपमेंट बिजनेस का एक बड़ा हिस्सा कैप्चर कर लेगा। इसी के साथ यह एक नया 24x7 ऑपरेशनल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट भी यहां बनाया जाएगा, सिविलियन एंड मिलिट्री यूज के लिए। सरकार का कहना है कि यह एयरपोर्ट इंडियन ओशन रीजन में सर्वेलेंस और लॉजिस्टिक्स के लिए एक फॉरवर्ड बेस की तरह काम करेगा। लेकिन शायद सबसे बड़ा बदलाव होने वाला है यहां के टाउनशिप से, जिसकी बदौलत सरकार का मानना है कि अगले 30 सालों में यहां आबादी सिर्फ 8,000 से बढ़कर 3.5 लाख तक पहुंच जाएगी। मतलब रेन फॉरेस्ट की जगह अब आपको अर्बन लैंडस्केप यहां मिलेगा। एक इकोलॉजिकली सेंसिटिव जो एरिया है वहां भर भर कर डेवलपमेंट होगा, और इसी से शुरू होती है पूरा का पूरा ये जो डिबेट है, ये जो आलोचना है और ये जो काउंटर एक्विजिशंस लगाए जा रहे हैं। अब देखिए, इस बात पर कोई डिबेट नहीं है कि ग्रेट निकोबार का लोकेशन काफी स्ट्रेटेजिक है। यह स्ट्रेट ऑफ मलाक्का के वेस्टर्न एंट्रेंस के बहुत करीब है। स्ट्रेट ऑफ मलाक्का दुनिया का सबसे बिजी शिपिंग लेन्स में से एक है। लगभग 40% ग्लोबल ट्रेड का रास्ता यहीं से निकलता है, और सबसे जरूरी बात, चाइना की एनर्जी इंपोर्ट्स का 80% हिस्सा यहीं से गुजरता है। तो इकोनॉमिक आर्ग्यूमेंट तो काफी स्ट्रांग है हमारे प्रेजेंस का।
और इंडिया लगभग 75% अपना जो ट्रांसशिपमेंट कार्गो है उसका देश से बाहर इसकी हैंडलिंग होती है, जिस वजह से इंडिया का ट्रेड लॉजिस्टिक कॉस्ट बढ़ जाता है। सिंपल भाषा में बोले, ट्रांसशिपमेंट कार्गो वो कार्गो होता है जहां एक बड़े जहाज से उतरकर जो शिपमेंट होता है वो छोटे दूसरे जहाज में बैठता है और आगे की जर्नी पूरी करता है। अब अगर ग्रेट निकोबार में एक मजबूत ट्रांसशिपमेंट हब बन जाए तो इंडिया अपने कार्गो को खुद ही हैंडल कर पाएगा और इंटरनेशनल वेसल्स के लिए फैसिलिटी मुहैया कराएगा, उससे भी पैसे कमा सकता है। लेकिन इसकी आलोचना भी हुई है क्योंकि बहुत लोगों ने कहा है कि ये थोड़े मुंगेरी लाल के हसीन सपने चल रहे हैं। एक प्योर ट्रांसशिपमेंट हब ना, जिसका कोई मेनलैंड ना हो, जिसका कोई हिंटरलैंड ना हो, दूर दराज के एक टापू में आपने इस्टेब्लिश कर दिया, जिसका कोई नेटवर्क नहीं है, जिसका कोई फीडर सिस्टम नहीं है, जिसका कोई डेमोन्स्ट्रेटेड कार्गो बेस नहीं है, वो पता नहीं काम कर पाएगा या नहीं। उसके ऊपर आप देखिए कंपटीशन में कौन कौन बैठे हैं। कोलंबो जैसे पोर्ट्स बैठे हुए हैं जो सालों से यहां काम करते आए हैं और दूसरे डीप वाटर पोर्ट्स भी यहां ऑलरेडी मौजूद है। अब उसको छोड़कर लोग आपके पास क्यों आएंगे? सरकार का लॉजिक कम से कम प्राइवेट कंपनीज की बात सुनते हुए यह है कि आप पोर्ट बना दो, लोग अपने आप चले आएंगे। इफ यू बिल्ड इट दे विल कम। लेकिन यह स्ट्रेटेजिक विजन नहीं है, यह आप आशा करके लोगों का टैक्स पेयर पैसा यहां लगा रहे हो। और यही आती है सरकार की वही पुरानी आदत, वही दिक्कत, पहले फैसला कर लो उसके बाद बातचीत करेंगे। अरे टेक्निकल एक्सपर्ट्स और फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स और फीजिबिलिटी स्टडी तो दूर की बात है, निकोबार प्रोजेक्ट फाइनल करने से पहले निकोबार में रहने वाले लोगों से भी बातचीत नहीं की गई थी, उनसे सलाह मशवरा नहीं किया गया था। अब यही लोग राहुल गांधी से फिर जाकर मिलते हैं और फिर जो सरकार का ये जो प्रोजेक्ट है उसके बारे में आशंकाएं जो बताते हैं राहुल गांधी को, तो राहुल गांधी बढ़ चढ़कर इस प्रोजेक्ट के खिलाफ एक मोर्चा खोल देते हैं। इस प्रोजेक्ट को देश के पर्यावरण और ट्राइबल हेरिटेज के खिलाफ बताया है राहुल गांधी ने। लेकिन राहुल का सबसे बड़ा आरोप यह नहीं है, उनका आरोप यह है कि यह प्रोजेक्ट भारत के लिए नहीं, गौतम अदानी के फायदे के लिए आगे बढ़ाया जा रहा है। यह डेवलपमेंट नहीं है, यह डिस्ट्रक्शन है, यह कहना है राहुल गांधी का। It's amazing that 160 square kilometers of this forest are being chopped up so that one businessman, Mr. Adani, can fulfill his fantasies. Just the wood here is worth lakhs of crore. गौतम अदानी राहुल गांधी के निशाने पर पहले भी रहे हैं और अब लगता है राहुल को निकोबार में और असला मिल गया है, क्योंकि निकोबार में लोगों का कहना है कि मोदी सरकार ने द ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को लेकर कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं रखी है। ना ही लोगों को पता है कि उन पर क्या असर पड़ने वाला है, कितने लोग बेघर होने वाले हैं, उनके रीलोकेशन को लेकर क्या किया जाएगा। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने 2 ड्राफ्ट प्लान्स जारी किए हैं, एक डेवलपमेंट प्रोजेक्ट के लिए और एक निकोबारीज फैमिली के प्रपोज रीलोकेशन के लिए। दोनों प्लान्स के वजह से लोकल्स में और कंफ्यूजन पैदा हो गया है और डर पैदा हो गया है, अपनी जमीन खोने का डर और अपने जो घर है उससे उजड़ने का डर। यहां 2 इंडिजिनस ग्रुप्स भी आपको मिलेंगे, निकोबारीज और शोम्पेन। शोम्पेन एक पर्टिकुलरली वनरेबल ट्राइबल ग्रुप है, सेमी नोमैडिक हंटर गैदरर्स, हजारों सालों से आइलैंड के अंदर रहते आए हैं। यहां रह रहे करीब 300 से 400 ट्राइबल्स के बाहर के दुनिया से लगभग 0 कांटेक्ट है। सरकार कह रही है कि इनके सेटलमेंट्स को डिस्टर्ब नहीं किया जाएगा, लेकिन एक्सपर्ट्स का मानना है कि 3 लाख से ज्यादा लोगों का जब इन्फ्लक्स होगा, इतनी कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी होगी, तो ये जो ट्राइब्स हैं ये छोटे छोटे लैंड पॉकेट्स में ही रह जाएंगी। इंटरनेशनल एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस प्रोजेक्ट से पूरी शोम्पेन ट्राइब खत्म हो सकती है। सरकार को अपील की गई है कि ग्रेट निकोबार मेगा प्रोजेक्ट को प्लीज रिकंसिडर करो। निकोबारीज ट्राइब्स की अगर आप बात करें तो 2004 सुनामी के बाद उन्हें वेस्ट कोस्ट से ईस्ट कोस्ट शिफ्ट कर दिया गया था, यह वादा देकर कि एक दिन उन्हें वापस अपने पुश्तैनी जमीन पर लौटा दिया जाएगा। अब उसी वेस्ट कोस्ट को प्रोजेक्ट के लिए डेजिग्नेट कर दिया गया है। कागज पर सरकार उनकी जमीन को अनइनहैबिटेड बता रही है। यह सिर्फ डेवलपमेंट नहीं हो रहा है, यह जानबूझकर डिस्प्लेसमेंट भी चल रहा है। इंसान ही नहीं, इस प्रोजेक्ट से रेयर स्पीशीज जैसे लेदरबैक टर्टल्स, एंशिएंट ट्रीज, कोरल कॉलोनी सब तबाह हो जाएंगे। जब सरकार को इस बात का जवाब देना पड़ा कि आप 10 लाख पेड़ काटने वाले हो, इसकी भरपाई आप कैसे करोगे, तो जवाब सरकार से आया कि कोई बात नहीं, हम हरियाणा में 10 लाख पेड़ लगवा देंगे, हो गया बैलेंस। देश की आर्थिक और मिलिट्री सुरक्षा से किसी को कोई इतराज नहीं, काटना है जितने पेड़ काट दो, जितने बेसिस बनाना है बना दो। लेकिन जिस तरीके से इस प्रोजेक्ट को चलाया गया है, नियम कानून का मजाक बनाया गया है, उससे तो लगता है कि चाइना से सुरक्षा से ज्यादा फायदा किसी और को पहुंचाने का प्लान बन रहा है।
सरकार का बार बार कहना है कि यह प्रोजेक्ट सिर्फ देश की अर्थव्यवस्था के लिए नहीं, देश की सुरक्षा के लिए भी बहुत जरूरी है। साथ ही यह भी बताया गया है कि एक कॉम्प्रिहेंसिव इन्वायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट यानी EIA भी करवा दिया गया है। अब EIA के बाद फिर क्या दिक्कत हो सकती है लोगों को? दरअसल इस प्रोजेक्ट के लिए मोदी सरकार को यूनेस्को बायोस्फीयर रिजर्व और ट्राइबल रिजर्व के कुछ हिस्सों की लीगल प्रोटेक्शन हटानी पड़ी। ये वो एरियाज हैं जिन्हें भारत सरकार ने सालों से, दशकों से, कानून से सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन देकर रखी है, एनवायरनमेंट के लिए भी, ट्राइबल कम्युनिटीज के प्रोटेक्शन के लिए भी। अब यह प्रोटेक्शन हटाया जा रहा है, तेजी से हटाया जा रहा है। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि यह स्पीड क्या डेलिब्रेट है ताकि कोई प्रॉपर जांच ना हो पाए, ताकि किसी खास बंदे को एडवांटेज मिल पाए। 2023 में NGT की एक हाई पावर्ड कमिटी ने इस प्रोजेक्ट को हरी झंडी दिखा दी, लेकिन एक सील्ड कवर में वो अप्रूवल आता है। भाई इतना लुका छुपी क्यों चल रहा है? अगर देश की सुरक्षा की बात है तो क्यों छुपा रहे हो ये सारी चीजें? और साथ में देश के कोस्टल लॉस के तहत शोरलाइन एरियाज अलग अलग जोन्स में डिवाइड किए जाते हैं। CRZ1A सबसे हाईएस्ट प्रोटेक्शन जोन में आता है, मतलब इकोलॉजिकली सेंसिटिव जोन होता है, वहां कंस्ट्रक्शन आप कर ही नहीं सकते हो। गालाथिया बे जहां ये पोर्ट बनने वाला है, मेगा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बनने वाला है, वो CRZ1A जोन में आता है जहां कंस्ट्रक्शन प्रोहिबिटेड है। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपने रिकॉर्ड्स के मुताबिक कहती है उस बे में 20,000 से ज्यादा कोरल कॉलोनीज है। नॉर्दर्न इंडिया ओशन में जायंट लेदरबैक टर्टल की सबसे इंपॉर्टेंट नेस्टिंग साइट भी आपको यहीं मिलेगी। तो फिर अगर ये सारी चीजें सही हैं तो अप्रूवल कैसे मिल गया? RTI के थ्रू आर्टिकल 14 को पता चला कि साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस को रिपोर्ट देने के लिए बहुत कम टाइम दिया गया। उन्हें बताया गया कि प्रोजेक्ट मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स मॉनिटर कर रही है, मतलब हिंदी में बोले तो सिग्नल दिया गया कि नेशनल सिक्योरिटी का मैटर है, ज्यादा सवाल जवाब मत करना। और उनसे NDAs या नॉन डिस्क्लोजर अग्रीमेंट्स भी साइन करवाए गए हैं, मतलब जो उन्होंने देखा है, लिखा है, वो पब्लिकली वो बता नहीं सकते हैं। NGT ने एनवायरमेंटल इंपैक्ट को एग्जामिन करने के लिए जिन रिपोर्ट्स का इस्तेमाल किया वो सभी एनवायरमेंट मिनिस्ट्री के एजेंसीज के रिपोर्ट थे, जैसे वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। मैंने कोई इंडिपेंडेंट असेसमेंट नहीं है, जो सरकार चाहती थी वही रिपोर्ट में गया। इन सब चीजों को देख समझ कर ही निकोबार में इस प्रोजेक्ट को लेकर अब खूब विरोध दिखने को मिल रहा है। ये सब लोग मान चुके हैं कि कुछ लोगों के फायदे के लिए इतना प्रोजेक्ट बनाया जा रहा है, इतना बड़ा, इतना एक्सपेंसिव, उसकी फीजिबिलिटी स्टडी तक ठीक से नहीं हुई है। इसके जवाब में अब सरकार ने अपना ब्रह्मास्त्र निकाला है, जिससे सारे सवाल जवाब का सिलसिला ही जो है वो खत्म ही हो जाएगा, कोई सवाल ही नहीं कर सकता। कई मायनों में देखा जाए तो ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट को चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रेटेजी का जवाब माना गया है, कम से कम इस इलाके में, उस एरिया में। डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि अंडमान और निकोबार आइलैंड्स की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बेहद क्रिटिकल है। चाइना की मैरिटाइम एक्टिविटी को मॉनिटर करने के लिए, चाइना को काउंटर करने के लिए जियोग्राफिकली बहुत परफेक्ट सिचुएशन है हमारे देश के लिए। और इसी को आधार बनाकर सरकार और गोदी मीडिया IT सेल ने नया फॉर्मूला निकाल लिया है। कोई भी ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में कोई सवाल पूछेगा, उसको क्रिटिक करेगा, डिटेल्स मांगेगा, उसे चाइना का एजेंट बुला दो, क्योंकि यही एक चीज है, ग्रेट निकोबार प्रोजेक्ट है जिससे हम चाइना को झुका सकते हैं, चाइना को रोक सकते हैं, उसके शिपिंग लेन्स को चोक कर सकते हैं। लेकिन लगता है कि हम हॉर्मुज और ईरान से थोड़ा ज्यादा ही इंस्पायर हो चुके हैं पिछले कुछ हफ्तों में। लेकिन IT सेल को भी थोड़ा सा ज्योग्राफी पढ़ने की जरूरत है। मलाका को आप चोक पॉइंट नहीं बना सकते हो, मलाका हॉर्मुज नहीं है, हम ईरान भी नहीं है, वो दूसरी बात है। चाइनीज शिपिंग लेन्स ऑलरेडी, अगर मलाका हमने ब्लॉक भी कर दिया तो सुंदा और लोम्बॉक स्ट्रेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट जो मलाका स्ट्रेट है उसकी एक दिक्कत है, वो उसकी जो डेप्थ है ना 25 मीटर ही है, तो इसका मतलब है मलाका स्ट्रेट में सुपर कार्गो शिप्स ऑलरेडी नहीं जा सकती हैं। इसका मतलब है कि जो बहुत बड़े टैंकर्स हैं, जो सुपर कार्गोज हैं, वो ऑलरेडी मलाका इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, वो लोम्बुक जैसे स्ट्रेट्स का इस्तेमाल कर रहे हैं। और इससे एक और दिक्कत पैदा होती है कि गालाथिया बे में अगर मलाका में ही जो बड़े बड़े ट्रांसशिपमेंट वो जो कंटेनर शिप्स हैं वो नहीं जा सकती हैं, तो फिर गालाथिया बे में जो आप सोच रहे हो कि बड़े बड़े जो आपके शिपमेंट आएंगे वो शायद ऑलरेडी नहीं आएंगे। और जो दूसरा सपना देखा जा रहा है कि हम चाइना को इस तरीके से ब्लॉक कर दे रहे हैं, हम भूल जा रहे हैं कि ये हमें डायरेक्ट इन कॉन्फ्रंटेशन विद इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, थाईलैंड भी कर देगा, जो मिलकर मलाका स्ट्रेट को कंट्रोल करते हैं। तो थोड़े डिटेल्स और थोड़े फैक्ट्स जानने की यहां दरकार है।
पहले तो इंडिया पोर्ट ब्लेयर में इंटीग्रेटेड अंडमान एंड निकोबार कमांड यानी एएनसी ऑपरेट ऑलरेडी करता है। तो ईस्टर्न इंडियन ओशन और स्ट्रेट ऑफ मलाक्का में नेवल मूवमेंट ट्रैक ऑलरेडी हो रही है। यह कोई नया आविष्कार नहीं हुआ है। कार निकोबार में इंडियन एयरफोर्स का एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉरवर्ड बेस है जो बे ऑफ बंगाल में एयर डोमिनेशन प्रोवाइड करता है भारत को और शिपिंग एक्टिविटी मॉनिटर करता है, सब पर नजर रखता है। इस साल जनवरी में यहां एक नया और अपग्रेडेड रनवे भी इनॉग्रेट किया गया जिसे ऑपरेशनल कैपेबिलिटी के बाद यहां सुखोई 30 MKI जेट्स भी लैंड कर सकते हैं। फैसिलिटीज बनाई गई हैं फाइटर जेट्स के लिए। ये वो जेट्स हैं, याद रखिए, जिस पर ब्रह्मोस मिसाइल लगाया जा सकता है, जिसके वजह से 500 किलोमीटर से ज्यादा ऑपरेशनल रेंज यहां बढ़ चुकी है। सब पर हम नजर ऑलरेडी रख रहे हैं। और भी ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल है आईएनएस बाज, इंडिया का सदर्न मोस्ट नेवल एयर स्टेशन जो कैंपबेल बे ग्रेट निकोबार में है। आईएनएस बाज मैरिटाइम रिकॉनेसेंस, एंटी सबमरीन वॉरफेयर, सर्वेलेंस ऑपरेशन को सपोर्ट करता है और यह चाइना के एनर्जी चोक पॉइंट मलाक्का स्ट्रेट से सिर्फ 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा एक और एयरबेस श्रीविजयपुरम पर भी है। हॉर्मुज ब्लॉकेड से प्रभावित होना तो नॉर्मल है, लेकिन मलाक्का को अब हॉर्मुज ना बनाए तो बेहतर है। देखिए, पिछले कुछ सालों में चाइना ने ऑलरेडी कुछ ऐसी चाल चल के रखी है जिससे भारत का मलाक्का ब्लॉक करना लगभग नामुमकिन बन चुका है। उसमें सबसे प्रमुख है $150 बिलियन का ट्रेड। हमारा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर जो बन गया है फिर से चाइना, जिसमें $112 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट है। सिंपल भाषा में बोले तो हमारी अर्थव्यवस्था चुरमुरा जाएगी अगर चाइना से हम चीजें खरीदना बंद कर दें। अगर चाइना ने एक्सपोर्ट्स का बटन बंद कर दिया इंडिया के लिए तो हमारी हालत काफी टाइट हो जाएगी। और इसी को जानते हुए समझते हुए चाइना कभी गालवान पर हमला कर देता है, कभी अरुणाचल को अपना बता देता है और हम चुपचाप ये अपमान सहते रहते हैं। न वहाँ कोई हमारी सीमा में घुस आया है, न ही कोई घुसा हुआ है, न ही हमारी कोई पोस्ट किसी दूसरे के कब्जे में है। गालवान की बात अगर आप भूल भी गए हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि हाल ही में चाइना ने भारत के शक्सगाम वैली को अपना बता दिया और वहां ताबड़तोड़ हाईवे और डिफेंस का काम भी शुरू कर दिया है। हम हाथ मलते नहीं रह गए। हमने क्या किया है, हमने बोला है चाइना की एफडीआई को आने में और आसानी कर देंगे। अब हम चाइना की और एफडीआई हमारे देश में अलाउ कर रहे हैं। चाइना ने मलाक्का स्ट्रेट का भी ऑल्टरनेटिव बनाकर रखा है कि कभी युद्ध की स्थिति में अगर हमने मलाक्का को ब्लॉक कर दिया तो उसके लिए चाइना ने चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर या सीपेक और ग्वादर पोर्ट भी बनाकर रखा है। एक और बात जो मिलिट्री स्ट्रेटेजिस्ट हमें याद दिलाते हैं कि हम तो बात कर रहे हैं कि एक बड़ा ट्रांसशिपमेंट पोर्ट बना देंगे अंडमान एंड निकोबार में, लेकिन याद रखिए पर्ल हार्बर अमेरिका के लिए फॉरवर्ड पोजीशन ही नहीं था। पर्ल हार्बर अपने आप में एक टारगेट था, ओवर कॉन्सेंट्रेटेड, फिक्स्ड, हाई वैल्यू, इररिप्लेसेबल। तो यह भी याद रखिए कि अगर हमने इतना महंगा, इतना बड़ा पोर्ट बनाया, इतने डीप सी में जाकर, इतना दूर जाकर, तो उसके लिए भी एक अलग पूरा डिफेंस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ेगा अगर युद्ध के समय इसको बचाना होगा। तो अगर चाइना को रोकना है तो सबसे पहले तो अपनी देश की अर्थव्यवस्था को बढ़ाना होगा। ग्रेट निकोबार पर कंस्ट्रक्शन नहीं करना होगा। ग्रेट निकोबार इंडिया का सबसे कम फ्रैगमेंटेड ट्रॉपिकल लैंडस्केप में से एक है, इसे बचाने की जरूरत है। और जो प्रपोजल है ना, वो कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, वो तो वेलकम होता, या कोई डिफेंस प्रोपोजिशन नहीं है। यहां बात हो रही है रेन फॉरेस्ट की जगह पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का, नेस्टिंग बीचेस की जगह बड़ा बड़ा एयरपोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाने का और इंडिजिनस हैबिटेट्स को उजाड़कर इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बनाने का। और यह प्रोजेक्ट जो इंडिया के मैरिटाइम और डिफेंस इंटरेस्ट के लिए क्रिटिकल बताया जा रहा है, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग हैंडल कर रहा है, ना ही मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस हैंडल कर रहा है, बल्कि इंस्ट्रक्शन कहा जा रहा है सीधे होम मिनिस्ट्री से आ रहे हैं। और इसीलिए जर्नलिस्ट के लिए यहां जाना भी मुश्किल हो गया है। इतना सीक्रेसी, इतना रिप्रेशन का माहौल चल रहा है। फोर्सेस पर पैसा खर्च करो, ठीक है, कोई सवाल ही नहीं है। सुरक्षा पर पैसा खर्च करो, बिल्कुल, नो क्वेश्चंस अबाउट इट। लेकिन क्या 90,000 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रिटर्न्स जस्टिफाई कर भी रहा है? शुरू में तो खूब सारा पैसा लगेगा, इंजीनियरिंग में, प्रोक्योरमेंट में, कंस्ट्रक्शन में, कुछ चुनिंदा कंग्लोमरेट्स को खूब सारा फायदा मिलेगा। लेकिन उसके बाद कौन गारंटी लेगा कि यह निकोबार प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा? दुनिया भर से यही कंटेनर शिप्स आएंगे, देश को पैसा मिलेगा, पैसा भर भर कर आएगा। इसका रिस्क कौन लेगा अगर यह प्रोजेक्ट फेल कर जाता है?
ये विकास का ये जो नया मॉडल है ना, हम अक्सर अब देख रहे हैं। यूपी में फिलहाल ही में देखा, बिना फीजिबिलिटी स्टडी किए नए नए एयरपोर्ट बना दिए गए, 6-7 एयरपोर्ट बना दिए गए, जिनमें 6 और 7 फेल भी कर चुके हैं। और अब कोई जवाबदेही नहीं है कि ये हजारों करोड़ों का टैक्स पेयर का पैसा जो बर्बाद हुआ, ये जो एयरपोर्ट बने, फीते कटे, 2 बार फ्लाइट उड़े फिर बंद हो गए, इसकी जवाबदेही कौन करेगा। यहां भी ऐसा ही कुछ लग रहा है कि सरकार चाइना का नाम लेकर इतना बड़ा जो प्रोजेक्ट है उसका फीता तो काटना चाहती है। बड़े बड़े कंपनीज को कॉन्ट्रैक्ट तो मिल जाएगा, पैसा टैक्स पेयर का ही घूम फिर कर निकलेगा। ये बात कहते कहते हम थक चुके हैं कि चाइना हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है, उसको इकोनॉमिकली, मिलिटरीली, डिप्लोमेटिकली हमें लड़ना पड़ेगा। लेकिन क्या चाइना से टक्कर लेने का तरीका एक 90,000 करोड़ रुपए का कंटेनर पोर्ट हो सकता है, जिसकी फीजिबिलिटी स्टडी नहीं है, जो एनवायरमेंटली इतना बुरा डैमेज करेगा, जिससे कुछ पूंजीपतियों को बहुत सारा पैसा मिलने वाला है? थोड़ा ट्रैक रिकॉर्ड देखिए और पूछिए कि क्या हुआ वो 100 स्मार्ट सिटीज का, वो 100 स्मार्ट सिटीज जिससे भारत एक नए सदी में जाने वाला था, कहां गए वो स्मार्ट सिटीज? या फिर आप पूछिए कि क्या हुआ क्लीन गंगा प्रोजेक्ट को, जिसमें 20-30 हजार करोड़ रुपए पता नहीं कहां चले गए मां गंगा के अंदर, आज तक किसी ने जवाब नहीं दिया। या पूछिए उस नॉन बायोलॉजिकल इंसान से जिसने 12 साल पहले बोला था कि ढोलेरा सर बनेगा, वो ढोलेरा जो शंघाई से भी 6 गुना ज्यादा बड़ा होगा, क्या हुआ उस ढोलेरा का? धोलेरा, DHOLERA, धोलेरा SIR, इस पर जाएंगे तो बहुत डिटेल मिलेगी। हम अहमदाबाद से 80 किलोमीटर दूर समुद्र तट की तरफ एक नया पूरा शहर बना रहे हैं। जो सांगाई है, उस सांगाई से 6 गुना ज्यादा बड़ा हमारा वो धोलेरा बनने वाला है।